हाँ भाई, प्यारे बच्चों, आज हम फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, ये लगभग लास्ट टॉपिक है हमारा ये, इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसका नाम है, क्या लिखा है बोर्ड पे? पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? पोलराइजेशन। तो देखो, जैसे हमने पहले किया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल, जो हमने हाइगन ने हमें दिया था, बताया था। वहां पर हमने देखा था कि वेव थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है हो जाती है अगर हम लाइट को एक मैकेनिकल वेव एज्यूम करके करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हम प्रूफ कर देते हैं, यानी ये सारी चीजें सही हो जाती है। ये जो भी थियरीज हमने करे थे इसमें, या जो भी ऑब्जर्वेशन थे, वो सारी चीजें बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन एक ऐसा फिनोमेना है पोलराइजेशन, जो अगर हम लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के चलेंगे, जो कि हमें हाइगन्स ने बताया था कि लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो अगर हम उसको मान करके चलेंगे तो हम पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर सकते। तो पोलराइजेशन लाइट इसलिए दिखाती है क्योंकि लाइट एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। और बाद में मैक्सवेल ने एक और चीज बताया कि लाइट ट्रांसवर्स तो है ही, साथ में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और ट्रांसवर्स भी है ना। तो अब यहां बात आती है कि ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। तो आपको पता है कि जैसे आपने 11th क्लास में क्या था कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव इस तरह के वेव को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वेव प्रोपेगेशन के 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं, नॉर्मली वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि वेव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, मान लिया वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कर रहा होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कर रहा होगा, यानी वो वाईजेड प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रहा होगा या ऑसिलेट कर रहा होगा। कौन? पार्टिकल ऑफ द मीडियम। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात होती है कि उसमें पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता। जितने भी हॉट बॉडीज होते हैं, हॉट बॉडीज में क्या होता है, हॉट बॉडीज में जो एटम्स होते हैं जब वो हीटअप होते हैं तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी यहां पर पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, हम अगर बोलेंगे अगर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल की जगह। और हमारी आईज जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव होती है। तो इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव का मतलब आप यही मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट करती है, जिस तरफ वेव जा रहा होगा, प्रोपेगेट कर रहा होगा, उसके 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हम क्या समझे, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो वेव के प्रोपेगेशन की नॉर्मल होता है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक दूसरे के नॉर्मली वाइब्रेट करती है। जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, तो जैसे मान लिया ये सपोज करो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव का, और ये मान लेते हैं मैं एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया सपोज करो। तो एक्स एक्सिस पे कौन जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जो वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये, इसके अगर मैं ये लूं तो ये लाइन खींच दिया मैंने, सपोज करो जो इसके परपेंडिकुलर है, और दूसरा हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे मान लो ये वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से, साइनोसोडियल वाइब्रेशन है, साइन की तरह ग्राफ बनेगा, इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, डायरेक्शन रिवर्स होता जाएगा। तो ये सपोज करते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बोले तो ये वाई एक्सिस पे मान लिया वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है।
और ये ले लेता हूं मान लो मैं जेड एक्सिस, और मान लेता हूं जेड एक्सिस पे कौन वाइब्रेट कर रहा है, जेड एक्सिस पे तीसरा कौन बच गया इसमें, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही है। तो सपोज करो दूसरा जो वाइब्रेशन लिया हमने इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड का लिया, और इस तरीके से, चलो इसको मैं बाद में बनाता हूं, पहले मैं इसका वाइब्रेशन बनाऊं, ये मान लो ऐसे। तो इस तरीके से मान लिया मैंने, ये इस तरीके से कौन वाइब्रेट कर रहा है, ये मान लिया एक एक्सिस पे ये वाइब्रेट कर रहा है, और दूसरे एक्सिस पे ये डॉटेड लाइन से बना देता हूं, चलो ये एक वाइब्रेशन है, किसका है ये वाइब्रेशन, एक इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज करते हैं, और जो दूसरा वाइब्रेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का है, और एक वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है। यानी कि इसमें तीनों को तीनों वेव जो होते हैं, तीनों को तीनों चीजें, वेव नहीं, तीनों को तीनों चीजें, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। तो मैंने आपको बताया प्राइमरीली जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही देख सकते हैं। अब आता है देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया कैसे प्रोड्यूस होता है। दिस वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हॉट बॉडीज। जो हॉट बॉडीज होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है उसके वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब एक चीज बताओ कि एक छोटा सा भी अगर हम सब्सटेंस लेते हैं, छोटा सा, जैसे मान लिया एक बल्ब का फिलामेंट है सपोज, बहुत छोटा सा पोर्शन लिया, तो उस छोटे से पोर्शन में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या एक ही एटम होते हैं? क्या भाई मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो एक छोटा सा अगर आप पोर्शन लेते हो, तो छोटे से पोर्शन में भी एक आध एटम्स नहीं होते, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उतने से ही पोर्शन में मिलियंस ऑफ एटम हॉट बॉडीज की तरह बिहेव कर रहा होगा, और उसमें मोर देन मिलियन इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, और सारे के सारे क्या कर रहे होंगे अपना, सारे के सारे अपना क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसे होंगे जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते होंगे, उसके ऑपोजिट कुछ इधर प्रोड्यूस करते होंगे, कुछ इधर प्रोड्यूस करते होंगे, कुछ इधर करते होंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी यह है कि चारों डायरेक्शन में, चारों के चारों डायरेक्शन में ये जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी तो ऑल डायरेक्शन में हो रहा होगा, वो भी तो सभी डायरेक्शन में हो रहा होगा, है ना। तो इसमें तो इस तरह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट हॉट बॉडीज होती है, और उससे जो लाइट निकलती है, और उस लाइट की जो वाइब्रेशन होती है वो 360 डिग्री चारों तरफ होती है नॉर्मल लाइट में। इसको बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट, यानी नॉर्मल लाइट को जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वाइब्रेट करने की इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेट करने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल लाइट को क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। अब सपोज करो क्या किया हमने, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, मान लो इसमें से अगर मैं एक को ले लूं ऐसे एक्स एक्सिस, और एक को ले लूं, मान लो ये मैंने एक लाइन ले लिया, इसको मान लिया मैंने वाई एक्सिस, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे जिसका वाइब्रेशन एक्स और वाई के बीच में होगा, बहुत सारे होंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, और ऐसे बहुत सारे नहीं होंगे क्या जो एक्स और वाई के बीच में वाइब्रेट, जिनका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे ये अगर हम ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, तो जो इनका वाइब्रेशन है वो एक्स और वाई के बीच में बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनका वाइब्रेशन इनके बीच में होगा। जैसे मान लो एक थीटा एंगल पे वाई एक्सिस के साथ या एक्स के साथ मान लो थीटा एंगल पे वाइब्रेट कर रहा होगा, कुछ थीटा 1 पे कर रहा होगा, थीटा 2 पे कर रहा होगा, थीटा 3 पे कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे जो वाइब्रेशंस हैं इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं।
कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया y और ये ले लिया x और ये एंगल मान लो ले लिया थीटा, तो ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐसा मान लो मैंने ले लिया E1, तो इसका ये क्या हो जाएगा? E cos थीटा, या E ले लिया, इसका E cos थीटा 1 मान लो एंगल ले लिया मैंने। दूसरा मान लो इस डायरेक्शन में है E2, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस E2 या E ही ले लेता हूं, लेकिन इसका एंगल मान लो थीटा 2 ले लिया, तो E cos थीटा 2 हो गया। सो ऑन ऐसे ही। और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा, कि एक का है E1 sin थीटा 1, E sin थीटा 1 प्लस E sin थीटा 2। मैं सिर्फ यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर उसका वाइब्रेशन को मैं एक्स और वाई के बीच में लेता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, अलोंग एक्स अलोंग वाई। तो इसको अगर सिंपल से डायग्राम से दिखाऊं, सपोज करो इस तरीके से दिखाऊं, इसको मैं अगर इस तरीके से दिखाऊं, इसको मैं इस तरीके से दिखाऊं, इस तरीके से, कि इसमें से ये अगर मैं ले लूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, किसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन? वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इसमें से सपोज करो एक ले लिया मैंने ये और ये ले लेते हैं, मान लो जैसे मैंने बोला कि ये वाई एक्सिस मान लिया, और एक मैंने बना दिया डॉट। डॉट का मतलब जो जिस पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, जैसे बोर्ड पे बना रहा हूं, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, और जो बोर्ड के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं वो मैं सपोज करो वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है, इसको हम क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स और अलोंग वाई, अलोंग एक्स और अलोंग वाई। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ इसमें ऐसे होंगे जो ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, और दूसरा कंपोनेंट इसका ये होगा जो उसके 90 डिग्री पे, यानी जब मैंने डायग्राम बनाया, बोर्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा होगा। तो यानी ऑन द बॉर्डर अगर हम एक कंप्रिहेंसिव वे में इसको देखेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, और दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर हम एक एक्सिस को y मान लूं, तो दूसरा कंपोनेंट उसमें x के अलोंग हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों। तो अगर एक और चीज देखें, देखो ऐसे मान लो मैंने इसको ले लिया x और y, इसको z एक्सिस ले लिया मान लो, तो अगर इसमें ध्यान से अगर आप देखो, तो एक वो वाइब्रेशन है, यानी कि ये जो देखो जो इधर वाइब्रेट कर रही है, y एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। तो इसमें ये जो वाइब्रेशन हो रहा है कौन से प्लेन में हो रहा है? अगर मैं ऊपर ले लूं y और वेव जा रही इधर, तो कौन सा प्लेन हुआ? ये प्लेन हो गया आपका, कौन सा प्लेन? ये प्लेन हो गया आपका yz प्लेन। यानी एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का yz प्लेन में वाइब्रेट करेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे? एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। और वो कौन सा कंपोनेंट होगा? वो होगा आपका जिसको मैंने डॉट से दिखाया। और वो कैसे होगा? वो इसके 90 डिग्री पे होगा। ऐसे मान लो उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लो ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से होगा, दूसरा इस तरीके से होगा। और ये कौन सा होगा? ये y है, ये z है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? फिर x मानना पड़ेगा। तो यानी जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन से प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है? जो दूसरा प्लेन है वो आपका यहाँ पर x, और इधर क्या है? ये x है और इधर z है, तो ये xz प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो यानी अगर मैं ये एज्यूम करूं कि वेव का प्रोपेगेशन अगर z एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नॉर्मल लाइट जो होगा, लाइट का मतलब वेव का मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, तो उसमें से एक कंपोनेंट yz प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा उसका वो xz प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, या इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं? लाइट वेव को क्या बोलते हैं? इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और देखो, सपोज करो इसके सामने अगर मैं
कोई एक सब्सटेंस होता है, कुछ खास तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको मैंने ऐसे डाल दिया इसके साथ। इसको ऐसे समझो जैसे मैंने, ये सपोज करो मेरी फिंगर्स हैं, ये टूटी हुई सारी अलग अलग है और मैंने इसको जोड़ दिया, है ना। तो ये जो है ये ऐसे मान लो ये गैप हो गया। वैसे देखो फिजिकली ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये क्या है, इसके बीच में गैप है ना, गैप है ना, है ना। तो अगर मैं इसके सामने में सपोज करो एक कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस को प्लेस कर दूं। मान लो ये रखा मैंने इस तरह, कोई सब्सटेंस डाल दिया इस तरह से, कोई मैंने सब्सटेंस लिया और इसके रास्ते में डाल दिया, यानी इसके ऊपर मैंने अनपोलराइज्ड लाइट को यहाँ ये डाल दिया, अनपोलराइज्ड लाइट को डाल दिया। ये इस तरह का मान लो कोई सब्सटेंस है, इस तरह से कोई मैंने सब्सटेंस लिया और यहाँ पर मैंने इसके सामने इसको ये रख दिया, इस तरह से मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसके सामने में रख दिया। तो क्या होगा भाई, अच्छा इसमें ये मैंने इसको इस तरह से, जैसे मैंने आपको फिंगर्स दिखाया था इस तरह से, ऐसे मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे। तो इसमें से ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या पास एक्सिस। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या पास एक्सिस। पास नाम से पता है, पास कर जाएगा उस एक्सिस पे, जो होगा वो पास कर जाएगा, तभी तो बोलते हैं पास एक्सिस या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन यानी वो कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन जिसको हमने रिजॉल्व किया है, वो वाइब्रेशन जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, वो तो यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो ये बाहर निकल गया, वो यहां से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कौन सा, यहां पर दिख रहा डायग्राम आपको, डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हो कि जिस वाइब्रेशन को मैंने एरो से दिखाया है, वो एरो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के यानी कि पास एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से क्या होगा, ये यहां से ये वाली जो वाइब्रेशंस हैं ये यहां से बाहर निकल जाएंगी, यानी ये वाली जो वाइब्रेशंस है यहां से बाहर निकल जाएंगी। और वो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाइब्रेशन जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के या पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसको ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, अपने में से पास नहीं करने देगा, अपने में से पास नहीं करने देगा। यानी कि एक प्लेन में जो वाइब्रेशन थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दी, और एक प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट कर रही थी जो उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल थी या पास एक्सिस के पैरेलल थी, वो निकल गया। तो इसका मतलब यहां से जो लाइट बाहर निकली है ना, वो क्या कर रही है, वो तो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है ना। कौन सा प्लेन, यहां देखो ध्यान से, कौन सा प्लेन, वाईजेड प्लेन में वाइब्रेट कर रही है ना। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो जो लाइट बाहर निकली है उसमें लाइट का जो वाइब्रेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है या वेव का जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वाइब्रेशन है, वो एक ही प्लेन के अंदर कन्फाइन हो गया और दूसरे प्लेन के वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। यानी अगर हम पोलराइजेशन बोलेंगे तो व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द फिनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट इन अ particular plane, restriction of vibration of the plane, vibration of the light in a particular plane. What is polarization, polarization is the phenomenon of restriction of the light, restriction of the vibration of the light in a particular plane, yeah, in which the vibration of the light is confined in a particular plane, एक ही plane के अंदर वाइब्रेट करती है। This phenomena is called polarization। और इस तरीके जो लाइट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो दो नाम हो गए इसके, या तो उसको बोल दोगे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या क्या बोल दोगे, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। और इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया। और ये सब्सटेंस जो लाइट को जो लाइट को पोलराइज कर देता है, पोलरोइड कहते हैं, है ना। ये लाइट को पोलराइज कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पोलरोइड कहते हैं।
बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो इस तरह से लाइट को कर देता है, जो लाइट को पोलराइज कर देता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका जो लाइट को पोलराइज कर सकता है, वो है टॉर्मेलिन क्रिस्टल। टॉर्मेलिन क्रिस्टल ये काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ये लाइट को पोलराइज कर सकता है। दूसरा निकोल प्रिज्म होता है, ये भी लाइट को पोलराइज कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर कॉल्ड पोलराइजर, जो लाइट को पोलराइज कर देगी, और इस फिनोमेनन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब एक चीज देखो, इसको मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों बोला। देखो एक चीज बताओ कि जैसे ये एक मैंने ये इस तरीके से, देखो यहां देखो ऐसे, ये लाइट इस एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही थी ना यहाँ पर, और ये इस तरीके से वाइब्रेट होते हुए आगे आ रही है, इस तरीके से वाइब्रेट होते आगे आ रही है ना, यानी ये मान लो y है और ये z है आगे की साइड, तो yz प्लेन पे वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या यहां से जो लाइट इधर से आ रही है वो खाली एक ही बीम होगी क्या, एक ही बीम होगी क्या, नहीं भाई, एक ऐसे वाइब्रेट करते हुए आ रही है, एक यहां से थोड़ा इधर होगा वो भी उसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, थोड़ा इधर होगा वो भी इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। यानी कि एक बहुत सारे बंच को ऐसे मान लो ऐसे दबा रखा है, ऐसे दबा रखा है, और ये इस तरह से हमारे साइड में आ जा रही है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको कि जितनी भी वाइब्रेशन है, चाहे इस वाले की, चाहे इस वाले की, चाहे इस वाले की, चाहे इस वाले की, चाहे इस वाले किसी की भी, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में तो है, एक ही प्लेन में तो है। तो क्या इसलिए क्या बोलते हैं इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और वो प्लेन जो ऐसे मान लो ऐसे था इस तरह से, यानी जिसको हमने यहां पर एक्स जेड लिया है, इसको प्लेन को रोक दिया गया है ना। तो इसमें से दो चीज हो गई, एक वो प्लेन जिसमें पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट करती है, और दूसरी चीज वो प्लेन जिस प्लेन की लाइट को रोक दिया गया है। तो जिस प्लेन में लाइट वाइब्रेट करती है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं नाम दे दूं उसका, जैसे बोलूं एल एम एन और ओ मैंने ले लिया है, और दूसरा सपोज लो मैं ले लेता हूं एल एम एन ओ ले लिया, और दूसरा प्लेन मान लो मैं ले लेता हूं कौन सा, एक प्लेन तो एल एम दूसरा ले लिया, मान लो ये वाला, मान लो ये जो एक्स वाला था इसको कुछ ही नाम देते, एल डैश कर देते, चलो एल डैश एम डैश एन डैश और एन एल एम एल ले लिया, एम एन और ओ, तो ओ डैश दूसरा ले लिया, मान लो ओ डैश। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो ये जो जिस प्लेन में पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट करती है कौन सी है, एल एम एन और ओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज द प्लेन इन विच पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट, इन विच वाइब्रेशन इज कन्फाइंड, जिसमें उसको वाइब्रेशन कन्फाइंड कर दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। और जिस प्लेन को लाइट को रोक दिया गया, कौन से प्लेन को लाइट रोक दिया गया, एल डैश एम डैश एन डैश और ओ डैश, इस प्लेन की लाइट को रोक दिया गया। तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, जिस प्लेन की लाइट ट्रांसमिटेड लाइट में होगी नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, या दूसरा नाम क्या होता है इसका, या इसका दूसरा नाम होता है और प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन और दूसरा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इसमें तीन चीज बेसिक आपको बताई मैंने, देखो तीनों की मैं डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, इस डेफिनेशन को आप लोग याद करोगे। और वो डेफिनेशन है क्या, देखो वो डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हम समझा हमने कि पोलराइजेशन क्या होती है। अब इसकी हम पहले डिफाइन करेंगे, अब किसको डिफाइन करेंगे, पोलराइजेशन को। तो पोलराइजेशन क्या होता है, द फिनोमेनन ऑफ restriction of the vibration, the phenomenon of the restriction of the vibration of wave in a particular
plane. The phenomenon of restriction of the vibration of light in a particular plane is called polarization. Is called polarization. उसके बाद इसको पोलराइजेशन कहते हैं. and the light is called plane polarized light. Is called plane polarized light or linearly polarized light. Linearly polarized light. ठीक है, तो ये आपकी पोलराइजेशन की डेफिनेशन होगी. दूसरा एक चीज मैंने आपको बताया. दूसरी चीज क्या थी? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? तो ये होगा आपका द इमेजिनरी प्लेन, या सीधा इमेजिनरी छोड़ो तो सीधे बोलो द प्लेन in which the polarized light vibrate is called plane of vibration. क्या बोलेंगे इसको? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. कौन सा था प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? अगर हम यहीं ब्रैकेट में लिख दो, अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या था? KLMN ये था, है ना. उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा एक और डेफिनेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जिस प्लेन में पोलराइज्ड लाइट, या सॉरी जिस प्लेन की लाइट को रोक दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सो क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन. द प्लेन in which the vibration of light is restricted called plane of polarization. या प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन. तो कौन सा इसमें प्लेन था? प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन. अभी देखो K डैश, L डैश, M डैश और N डैश जो भी हमने डायग्राम बनाया था उसमें ये था प्लेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन. तो ये जो मैंने आपको पोलराइजेशन बताया अभी तक समझ में आया होगा क्या बताया? अब इसको थोड़ा सा हम आगे और कंटिन्यू करते हैं. देखो इसमें क्या चीज है, अब आगे थोड़ा सा अब इसमें आगे हम करते हैं. जैसे दोबारा से मैं इस डायग्राम को बनाता हूं. मान लो ये इधर ऐसे लाइट प्रोपगेट कर रही है, ये नॉर्मल लाइट है. एक तरफ ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है, यानी कि बोर्ड के प्लेन के पैरेलल वाइब्रेट कर रही है. जो कंपोनेंट बताए थे अभी, ये इस तरह से बोर्ड के प्लेन के पैरेलल वाइब्रेट कर रही है. और एक ऐसा वाइब्रेशन होगा जो उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है. मान लो ये मैं डॉट से दिखा देता हूं उसको, रेड कलर से कर दिया इसको मैंने. तो ये आपका दूसरा प्लेन हो गया जिसमें दूसरा कंपोनेंट वाइब्रेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेव का, है ना. तो सब में एक ही बात है. इलेक्ट्रिक, जब मैं वेव बोलूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है. या लाइट बोलूं तो भी वही है, वेव हो गया. तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसके सामने ये रख दिया मैंने एक पोलरॉइड. ये मैंने एक पोलरॉइड रख दिया, मान लो ये पोलरॉइड रख दिया. अब इसमें देखो इस वाले को मैं कैसे भी रखूं. अच्छा एक चीज आपको पता है, जो हमें रिजॉल्व करना है इसको कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे करना है?
एक वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना है जो जिस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन है वो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल हो। ऐसे नहीं हमें दो डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर देना है, वो दो डायरेक्शन लेनी है रिजोल्यूशन की, जिसमें से एक डायरेक्शन इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होगा या पास एक्सिस के पैरेलल होगा, और दूसरा नेचुरल सी बात है फिर इसके पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये जो पोलराइड लूं, इसको कैसे भी रखूं, भाई मान लो ये पोलराइड ऐसे था, ये ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, अब इसको मैं ऐसे घुमा दूं या इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे कैसे घुमा दूं, यानी इसको मैं 360 डिग्री पे रोटेट कर दूं, ये लिया मैंने और इसको 360 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दिया है ना। तो अगर मैं मान लो ये ऐसे था ये, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट वो जिसके पैरेलल था, दूसरा कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर था। अगर मान लो मैं पास एक्सिस ऐसे लेता हूं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे ले लूंगा और एक ऐसे ले लूंगा, एक ऐसे ले लूंगा, ऐसे ले लूंगा। अगर मैं मान लो पास एक्सिस को ऐसे कर दूं, ऐसे देखो ये ऐसे कर दूं, तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरा ऐसे आ जाएगा, ऐसे कर दूं तो भी वही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो पास एक्सिस के पैरेलल ही होगा और दूसरा कंपोनेंट पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट की हाफ ही होगी, चाहे मैं इसको कैसे भी रख दूं, चाहे इसको कैसे भी रोटेट कर दूं। एक पोलराइड ले लिया मैंने P1 मान लो, और इसको मैं कैसे रोटेट करूं, अगर मैं यहां इंटेंसिटी ले लूं 2I0, तो यहां तो इंटेंसिटी हमेशा I0 ही होगी। कैसे, क्यों होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इस तरीके से ही कर रहा हूं कि एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पास एक्सिस के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं पास एक्सिस ऐसे लूं तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो गया, दूसरा इधर हो जाएगा। पास एक्सिस अगर ऐसे ले लूं तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो कैसे भी पास एक्सिस को लूंगा, कैसे भी, तो कंपोनेंट तो उसी के अकॉर्डिंग रिजॉल्व जो करूंगा उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा होगा जो इसके पार कर जाएगा, चाहे कैसे भी रखूं उसको। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इंटेंसिटी यहां से ले लूं 2I0, तो क्योंकि एक को उसने रोक दिया तो यहां तो फिर I0 ही बचा, और इस डायग्राम के हिसाब से कौन सा बचा, वो कंपोनेंट जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है वो बचा, जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है वो बचा। तो इंटेंसिटी क्या हुई, तो इंटेंसिटी इसकी हाफ हो गई, इंटेंसिटी इसकी हाफ हो गई। तो ये पोलराइड P1 लिया। अब एक और काम करते हैं, देखो ये कैसी लाइट है, ये थी अनपोलराइज्ड लाइट, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। ये कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैंने क्या किया, एक और पोलराइड लिया, मान लो ये मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखो ऐसे कर दिया, इस तरह से थोड़ा टिल्ट कर दिया इसको। मैंने एक और पोलराइड ले लिया, मैंने इसके यानी कि एक ऐसी पोलराइड ली, इसका पास एक्सिस ऐसे कर दिया है, ऐसे, यानी मैंने एक और पोलराइड लिया जिसका कि पास एक्सिस थोड़ा सा इसके पास एक्सिस के ऐसे ऐसे है। मान लो एक ये है, दूसरा ये है, तो अगर ऐसे रखें दोनों के दोनों, तो दोनों के पास एक्सिस पैरेलल है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये जो वाइब्रेशन है पोलराइज्ड लाइट की, ये तो इसके पास एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसको थोड़ा सा और रोटेट करूं, ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे था, अगर अब मैं इसको देखो 2D डायग्राम दिखाता हूं। मान लो एक ऐसे है और दूसरे का पास एक्सिस मैंने ऐसे बनाया, ऐसे 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 किया, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, क्योंकि इसी अब जो ये जो पास किया है इस वाले पोलराइड P1 से, वो तो वही किया ना जिसके पास एक्सिस के पैरेलल है। अब इसके दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल, ये पोलराइड P2 ले लिया, मान लो मैंने थीटा ले लिया ऐसे, इसके पास एक्सिस के बीच का। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, इसका वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है। देखो चाहे अनपोलराइज्ड हो चाहे पोलराइज्ड हो, अनपोलराइज्ड होगा तो उसके दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट जो पास एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट जो पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब जो पोलराइज्ड लाइट आई उसमें तो एक ही कंपोनेंट है ना,
दूसरा कंपोनेंट तो हट गया ना, तो अब तो हम उसी को रिजॉल्व करेंगे, और वो जो रिजॉल्व होगा वो भी अब दो डायरेक्शन में होगा, एक वो जो दूसरे वाले के पास एक्सिस के पैरेलल है, और एक वो जो दूसरे के पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लिया मैंने यहां से लाइट बाहर निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो अब ई है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा यानी कि ऐसे जो उसके 90 डिग्री पे होगा, ये क्या होगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो अब यहां से बाहर कौन सा निकलेगा, अब बाहर से कौन सा निकलेगा, कि अब जो बाहर निकलेगा वो होगा, अगर मैं यहां से ले लू ई, तो यहां से जो बाहर निकलेगा ना वो होगा ई कॉस थीटा, यानी इसका कॉस कंपोनेंट अब यहां से बाहर निकलेगा। देखो डायग्राम के हिसाब से क्लियरली देखो, दोबारा समझ लो क्या चीज है। जैसे अगर मान लो ये दो हमने पोलराइड लिए, दो मार्कर दो पोलराइड, ठीक है, ये मैंने दोनों को ऐसे रखा, दोनों का पास एक्सिस पैरेलल है। तो जैसे ही दोनों का पास एक्सिस पैरेलल है, तो यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी वो तो इसके पास एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करेगी, और जब ये इसके ऊपर पड़ेगी क्योंकि दूसरा भी इसके पैरेलल है, तो सारा यहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे, मान लो दोनों के प्लेन, दोनों का जो पास एक्सिस है या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, उन दोनों के बीच के एंगल मान लो थीटा है, तो अब क्या होगा, अब हमें ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इसके पास एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा था, उसका वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इसके अलोंग है। तो अगर मैं इनके बीच का एंगल ले लूं थीटा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और जो इसका 90 डिग्री पे होगा हो जाएगा ई साइन थीटा। तो अब कौन इसमें से कौन सा पास करेगा, इसका कॉस कंपोनेंट, क्योंकि इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वही इसके पास एक्सिस के पैरेलल होगा यहां। तो अगर मैं यहां लाइट की इंटेंसिटी ले ली मैंने आई, आपको पता है ना कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये मान लो ई नोट ले लिया मैंने इसको, ये ई नोट था, तो यहां जो है जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी ये, अब जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ई स्क्वायर ई नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ई नोट क्या था, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की का एम्पलीट्यूड था, तो ये हो गया आई नॉट, या ऐसे कह सकते हैं इसको, ये अब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगा दिया कि ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज क्या है, ये चीज इंटेंसिटी होगी यहां वाले की, यानी कि आई नॉट, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये वेव थ्योरी कहता है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं आई नॉट, यानी कि आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है, आई नॉट पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है। तो यहां से पूरा देखो, एक बार ध्यान से सोचो क्या हुआ, एक पोलराइड P1 था, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी, वो सिर्फ एक काम कर पाएगा कि जो लाइट आ रही है उसका एक कंपोनेंट जो उसके पास एक्सिस के पैरेलल है वो तो पास कर जाएगा, जो परपेंडिकुलर है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन उसके बाद जब पोलराइज्ड लाइट के सामने एक और पोलराइड आएगा तो वो अब कितना पास करेगा वो डिपेंड करेगा इस पर। और ये जो फार्मूला था हमारा I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ मेलस। ये हमें मेलस ने बताया, लॉ ऑफ मेलस ने बताया। तो लॉ ऑफ मेलस कब यूज करते हैं, जब पोलराइज्ड लाइट पोलराइड के ऊपर पड़ता है, यानी कि जब अनपोलराइज्ड लाइट आएगा तो वो हमेशा इंटेंसिटी हाफ कर देगा। उसके बाद जब पोलराइज्ड लाइट दूसरे पोलराइड पे पड़ेगी तो वो कितना लाइट वहां से ट्रांसमिट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रोपोर्शनल किसके होगा, या हम कह सकते हैं किस पर डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड दूसरे वाले को कहते हैं एनालाइजर। एनालाइजर भी पोलराइजर ही होता है, एनालाइजर भी पोलराइजर ही होता है, लेकिन एनालाइजर वर्ड तब यूज करते हैं जब उस पर पोलराइज्ड लाइट आती है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मेलस। तो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इसके न्यूमेरिकल्स काफी सारे एग्जाम में आते हैं। तो लॉ ऑफ मेलस का स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम, देखो स्टेटमेंट में लिख देता हूं आपको एक बार, तो लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट
transmitted from analyzer is directly proportional to the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of analyzer and polarizer। ये तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मेलस कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार और बताऊं लॉ ऑफ मेलस क्या था। देखो क्या होता है, ये हमने क्या किया, एक पोलराइड लिया, पोलराइड के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट डाली। तो अनपोलराइज्ड लाइट के हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, एक वो कंपोनेंट जो पोलराइड के पास एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट जो पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेव का, लाइट का, वो कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो उसके प्लेन की या पास एक्सिस के पैरेलल है, वो पास कर जाएगा, और दूसरा जो प्लेन के परपेंडिकुलर वो रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी हमेशा। उसके बाद उसके सामने अगर हम एक और पोलराइड रख देते हैं जिसको बोलते हैं एनालाइजर। अब वो कितना ट्रांसमिट करेगा, अब किसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे आपको, जो पोलराइज्ड लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आई जो एक पर्टिकुलर प्लेन में थी, उसका वो कंपोनेंट निकालोगे जो एनालाइजर के पास एक्सिस के पैरेलल है, और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, जो पोलराइज्ड लाइट थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई नॉट मान लेता हूं, तो जो उसका वो कंपोनेंट जो पास एक्सिस के पैरेलल होगा एनालाइजर के, होगा ई कॉस थीटा। डायग्राम से बताया मैंने आपको भी, है ना। तो अब वो पास करेगा, तो इंटेंसिटी जो होगी वहां से, यानी जो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो ई नॉट कॉस थीटा होगी। अब इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड। तो वहां जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ई नॉट स्क्वायर कॉस, ई नॉट क्या था, इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। ई नॉट स्क्वायर क्या था, इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसका मतलब आई जो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, यानी जो ट्रांसमिट करेगी पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर से पास करे बाहर निकलेगी, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज ई नॉट स्क्वायर के ई नॉट स्क्वायर। तो के ई नॉट स्क्वायर इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। इसको हम आई नॉट से दिखा दिए यहां पर, यानी कि ये जो इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल है ई नॉट स्क्वायर के, या हम ये बोलेंगे ये जो इंटेंसिटी है के ई नॉट स्क्वायर है, और यहां वाली जो है वो ये अलग है। इसको ई डैश चाहो तो ई लिखो, कुछ भी लिख दो, मैं इसको ई डैश कर देता हूं, तो इसको ही कर देता हूं। तो यहां जो इंटेंसिटी होगी इसका क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको डालूंगा तो इसको मैं आई नॉट लिख दूंगा फिर, है ना। तो ये लॉ ऑफ मेलस हो गया, समझ में आ गया लॉ ऑफ मेलस। आगे बढ़े, आगे आता है, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पोलराइजेशन में ही वो है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ देखो क्या होता है। ब्रूस्टर्स लॉ ये है, जैसे मान लो मैंने एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया, मतलब ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन हो सकता है, जैसे ग्लास ले लिया या वाटर ले लिया, कोई भी एनी मीडियम जिसमें से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है, रिफ्लेक्शन मतलब ट्रांसमिट भी कर सकती है। तो नेचुरल सी बात है, ट्रांसमिट करेगी तो कुछ कंपोनेंट रिफ्लेक्ट भी करता होगा, सारा का सारा ट्रांसमिट तो नहीं कर जाता होगा, सारा का सारा रिफ्रैक्ट तो नहीं कर जाता होगा, कुछ कंपोनेंट डिपेंड करेगा कितना ट्रांसमिट करेगा कितना रिफ्रैक्ट करेगा।
है ना, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, और डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम पे, उसकी सरफेस पे कितना पॉलिश है, पॉलिश पे भी डिपेंड करता है, कई सारी चीजें होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्सली क्या कर रही है, वो पार्सली ट्रांसमिट कर रही है, या पार्सली रिफ्रैक्ट कर रही है, और पार्सली रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ब्रिस्टल लॉ क्या कहता है, देखो लाइन मेरे से कभी भी सीधी नहीं बनती। ये मैंने एक सरफेस लिया, मान लो ये नीचे डेंसर लिया मैंने, इमेजिन करो, और ये रेयर लिया मैंने, ये रेयर मीडियम लिया मैंने, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, डेंसर का ले लिया μ2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका लिया विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये विद रिस्पेक्ट टू μ1 नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू A1, जैसे ग्लास है, एयर है तो 1, ग्लास है 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है, ये ले लिया मैंने। अब इसमें क्या होता है, देखो ब्रिस्टल लॉ क्या, ब्रिस्टल क्या कहता है एक्चुअली में, देखो ये जो बताया था ना पहले, एक्सप्लेन किया था इस चीज को, मेलस नहीं किया था, लेकिन जो फार्मूला बाद में बताया था वो ब्रिस्टल ने बताया था, इसलिए ब्रिस्टल्स लॉ बोल देते हैं। लेकिन जो ये जो फिनोमेना की डिस्कवरी हुई थी, बताई थी, वो मेलस ने करी थी, ये भी चीज मेलस ने किया था। और मेलस ने क्या बताया था कि अगर हम क्या करते हैं इसके ऊपर, जब हम एक अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी, ये नॉर्मल है, ट्रांसपेरेंट सरफेस डेंसर मीडियम के सरफेस पे डालेंगे, तो नेचुरल सी बात है अनपोलराइज्ड लाइट है तो इसके वाइब्रेशन दो डायरेक्शन में होंगे, या इसके दो कंपोनेंट होंगे, या हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे अब तक बताया आपको, इस तरीके से, इस तरीके से। एक ये हो गया वाइब्रेशन, और एक हो गया इस तरीके से, दूसरा डॉट ले लिया मैंने। तो ये कहता है कि जब एक नॉर्मल लाइट यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है तो ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाती है और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये है रिफ्रैक्टेड लाइट और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो पार्शियली क्या होगी, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी और पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमेशा ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, ये हमेशा पार्शियली पोलराइज्ड होगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमेशा पार्शियली पोलराइज्ड होता है, और जो दूसरा है रिफ्रैक्टेड लाइट वो अनपोलराइज्ड होगा, वो अनपोलराइज्ड होगा। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। मान लो इस प्लेन को मैं एक्स वाई प्लेन कर देता हूं, एक्स वाई प्लेन बोल दिया इसको मैंने। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इसके ऊपर फॉल कर रही है, अब इसको जब हम इंसिडेंस एंगल को चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा। तो ब्रिस्टल ने यह देखा कि हर एक सरफेस के लिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस के लिए एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जिस एंगल पे आकर के जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और इस एंगल को जिस पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है, देखो पार्शली तो सभी एंगल्स पे पोलराइज होती है, लेकिन एक खास एंगल भी आता है जिस एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। उस एंगल को ब्रूस्टर ने बोला कि उस एंगल को हम आईपी से डिनोट कर देंगे, और आईपी से, और इसको बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या ब्रूस्टर्स एंगल भी बोल देते हैं इसको। तो हर एक, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिस एंगल पे अगर लाइट को डाला जाता है तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड, वो कंपोनेंट लाइट का जो रिफ्लेक्टेड होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। यानी इसमें एक ही वाइब्रेशन, एक ही डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट करेगी, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। डॉट भी कर सकता है, ये क्रॉस भी, डॉट भी वाला भी दिखा सकते हैं, या उस पर दिखा सकते हैं, कि वही डिपेंड करता है कौन सा पास एक्सिस के पैरेलल था, कौन सा पास एक्सिस के परपेंडिकुलर था, वही सेम चीज है। तो मैंने मान लिया कि ये इसका है, तो ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट है, कंप्लीटली क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और यहीं से ब्रूस्टर्स ने दिया अपना लॉ
जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। और क्या था ब्रूस्टर्स लॉ? देखो यहां पर बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। और क्या था ब्रूस्टर्स लॉ? और ब्रूस्टर्स ने यह बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ये हमेशा इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स एंगल। ये अच्छा, इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है या कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, उस एंगल पे हमेशा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के नॉर्मल होती है, 90 डिग्री पे होगी हमेशा एक दूसरे के 90, क्योंकि 90 वाला ही तो जो पास एक्सिस के पैरेलल होगा, दूसरा पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो वही तो चला जाएगा जो उसका परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और ये था आपका ब्रूस्टर्स लॉ। क्या है ब्रूस्टर्स लॉ? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? टेंजेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स एंगल। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे? जैसे ये है आपका आईपी, तो ये भी हो जाएगा आईपी। ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। चलो बाहर लिख देता हूं, सही चमक ना रहा हो, इसको मैंने आर लिख दिया। ये एंगल आईपी था। अब देखो इसका और इसका सम मैंने आपको क्या बताया? 90 डिग्री है ना। इसको नाम दे दो कुछ, इसको मान लेता हूं एम, इसको मान लेता हूं एन, ये मान लेता हूं सपोज करो, है ना। और ये मान लिया मैंने एक्स। तो इसमें अगर देखोगे तो एंगल एम, इसको ओ मान लो, एम ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ एन, दोनों क्या होगा? 90 डिग्री पे। अब ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल है। देखो तो नॉर्मल में से अगर मैं आईपी माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। तो इसको लिख सकता हूं 90 माइनस आईपी। और ऐसे ही देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये 90 होगा। तो 90 में से अगर मैं आर माइनस कर दूं ये वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, तो यहां से आ गया आपका आईपी प्लस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आर जो आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? आर विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस आईपी। तो आपको समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना है, जिस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, हमेशा वहां पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है और इंसिडेंस एंगल होता है, उनका रिलेशन है। रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 माइनस पोलराइजिंग एंगल। अब मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। देखो तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ है कि μ1 एयर टू μ1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू एयर टू 2 साइन आर, ये है ना। अब यहां पर लिखूंगा μ2 बाय μ1 एयर टू, और ये इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हो गया। ये क्या है? इसको लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। इस चीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सेंस लॉ इक्वल्स टू, अगर मैं अब यहां पर देखो क्या आई की जगह डाल दो आईपी, तो लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस आईपी। आर की जगह लिख दिया साइन 90 माइनस आईपी। और जब हमने यहां पर 90 माइनस आईपी कर दिया तो साइन 90 माइनस आईपी क्या होता है? तो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, साइन 90 माइनस आई कॉस आईपी, ये। और ये होगा tan आईपी, दिस इज इक्वल टू tan आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ। ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ हो गया। समझ में आ गया ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? ब्रूस्टर्स लॉ मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको पूरा उम्मीद करता हूं। और ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो ये भी लाइट को पोलराइज करने का तरीका होता है, या ऐसे भी हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, या ऐसे भी हम पोलराइज लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, या प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं।
अब इसमें देखो एक और तरीका होता है लाइट को पोलराइज करने का, और वो क्या है, स्कैटरिंग। यानी स्कैटरिंग से भी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, स्कैटरिंग से भी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग क्या है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। लेकिन इसकी एक कंडीशन है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग की, कि स्कैटरिंग से पोलराइजेशन तभी होता है, या उन्हीं पार्टिकल से स्कैटर्ड होकर लाइट पोलराइज होता है जिन पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के लगभग इक्वल हो, उसके आसपास हो। तो वही पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऐसे बोलो, उन्हीं से लाइट जब स्कैटर्ड होगा तो स्कैटर्ड लाइट पोलराइज होगा। मैक्रो में ऐसा नहीं होता कि समझो कि दीवार पर धड़ हमने लाइट मारी और दीवार ने क्या कर दिया, लाइट को पोलराइज कर दिया, ऐसा नहीं है। तो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, जो भी होता है, ये क्या कर सकता है, लाइट को पोलराइज कर सकता है। तो स्कैटरिंग करके भी हम लाइट को, या स्कैटरिंग से भी लाइट पोलराइज होती है। इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं तुम्हें। देखो ये क्या, देखो ऐसे मान लो ये हमने एक पार्टिकल लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये मान लो, चलो ऐसे देखते हैं, ये ले लो, चलो ये लाइट ऐसे आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो एक वाइब्रेशन क्या होगा भाई, ये वाला वाइब्रेशन होगा, जो ये वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन होगा, और एक वाइब्रेशन होगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे देखो ये बना दिया मैंने, ये दूसरा वाइब्रेशन है जो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। यानी दो वाइब्रेशन हो गए, एक दोनों क्या, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। मैंने डॉट की जगह आप दूसरे थोड़े से 3D डायग्राम बना दिया है। कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी लाइट का सोर्स है जो इस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, या बोले तो लाइट होगा, या बोले तो वेव होगा, एक ही बात है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। इस तरीके से मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब मान लो ये आके कहां पड़ गया, ये इस पार्टिकल पे पड़ गया। ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो जब ये इसके ऊपर पड़ा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके जो वाइब्रेशन होगा, उसका जो वाइब्रेशन होगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। यानी उसको भी हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन सा, एक वो कंपोनेंट जो उसके प्लेन के पैरेलल है, वो कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो लाइट होगी, एक वो कंपोनेंट होगा जो ऐसे वाला वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, और एक कंपोनेंट जो ऐसे था, इस तरह से उसके परपेंडिकुलर है, ये। तो यहां से अगर मान लो, ये ध्यान रखना, ये जो है, ये जो वाइब्रेशन है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ऐसे ये 90 डिग्री पे है इसके। तो इसके जो एटम्स होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो भी तो, उसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके लॉन्ग और एक इसके लॉन्ग, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मान लो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर मान लो यहां खड़ा है, यहां इसके साथ ये यहां खड़ा है, देखो ये यहां कोई ऑब्जर्वर है, ये मैंने बना लिया, ये रहा ऑब्जर्वर, मैं खड़ा हूं मान लो यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, और एक लाइट चली गई इधर, इधर चली गई। तो इधर कौन सी जाएगी, इधर जो है वो ये वाली दिख रही है मुझे, ये वाली। और ये वाली खास बात पता है क्या है, ये वाली खास बात पता है कैसा है, ये कैसा है, यानी ये जो वाइब्रेशन है, ये तो इसके अलोंग है, ऐसे ऐसे। तो ये अगले को इस तरह से, अगले को, यानी यहां इसके सामने इसको जो दिख रहा होगा वो सिर्फ यही वाला दिख रहा होगा, ये वाला। इसके पास जो आ रही है वो ये वाली आ रही है, ये। क्यों, क्योंकि दूसरा तो उसके परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहां पर, यानी कि वो वाइब्रेशन जो इसके लाइन ऑफ साइट के अलोंग है, जो इसके लाइन ऑफ साइट के अलोंग है, उसको तो वही तो दिख रहा होगा, यानी इसके पास वही तो आ रहा होगा, ऐसे बोलोगे। तो एक वो वाइब्रेशन जो इसके परपेंडिकुलर था, वो वाइब्रेशन, यानी ये 90 डिग्री है पूरा,
ये भी 90 डिग्री पे ऐसे। तो वो जो सीधी जो लाइन इसके जो इसके लाइन ऑफ साइड के परपेंडिकुलर थी, यानी कि ये वाली, वो उधर निकल गई सीधी, और इसके पास वही वाइब्रेशन आएगी या वही वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो इसके लाइन ऑफ साइट के अलोंग है, या वो इसको दिखाई देगा, है ना। तो इसको जो इसका मतलब दिखाई दिया वो यही तो दिया है, ये वाला ऐसे, ये वाला या ये वाला। तो इसके पास कैसी लाइट आई? इसके पास जो आई वो पोलराइज्ड लाइट ही तो आई। तो दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो तो आगे निकल गया, वो तो किसी और के पास गया। यहां से कोई ऑब्जर्वर मान लो खड़ा है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई दूसरा है, मेरा दोस्त है मान लो, यहां पर खड़ा हुआ, यहां खड़ा है, उल्टा बना दिया यार, अरे यार ये हो गया। मान लो यहां खड़ा है, मेरा दोस्त है, तो उसको तो ये इसकी भौया बना दी मैंने, देखो तो क्या हुआ, तो इसके पास तो दूसरी वाइब्रेशन जाएगी, यानी कि लाइट क्या होगा, स्कैटर्ड होगा अपने आप। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेशन हो जाएगी, एक तरफ एक वाइब्रेशन जाएगा, दूसरी साइड दूसरा वाइब्रेशन जाएगा, ऐसे ऐसे। एक को पास तो एक ही मिली, एक को तो एक ही वाइब्रेशन की वाली लाइट दिखी, यानी कि एक के पास जो है, चाहे इसके पास चाहे इसके पास, इनके पास जो लाइट आ रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली ही आ रही है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो इस तरीके से भी हम क्या होता है, स्कैटरिंग से भी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या क्या बताया, मैलस बताया, पोलराइजेशन कंसेप्ट बताया कि पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है या ट्रांसवर्स वेव में होता है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि हम लाइट के लिए पढ़ रहे हैं तो लाइट के हमने डिस्कस किया। ऐसे जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रांसवर्स वेव होते हैं सब में पोलराइजेशन होता है। जैसे कुछ वेव्स, जैसे स्ट्रिंग में, अगर हम स्ट्रिंग में डालते हैं तो वो भी, मान लो एक स्ट्रिंग को मैंने कहीं से बांध दिया और हाथ से किंक मारा उस पर, तो वेव ऐसे जा रही है, वाइब्रेट ऐसे कर रहा है, तो वो भी तो ट्रांसवर्स है, लेकिन मैकेनिकल है, उसको भी पोलराइज कर सकते हैं, वो भी पोलराइज है, कर सकते हैं। तो मैकेनिकल कोई भी ट्रांसवर्स हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, किसी को भी पोलराइज करा सकता है। क्योंकि हमने यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना था तो उसी को हमने पोलराइज किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रोक देते हैं। भाई ऐसे कैसे रोक दोगे, दोनों को तो आप अलग अलग नहीं कर सकते। कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होती है, तो पोलराइजेशन का मतलब हो गया एक वाइब्रेशन को एक को रोक दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक दो, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ऐसे नहीं होता, समझ में आ गया? ऐसे नहीं। अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को तो अलग आप कर ही सकते हैं ना। बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आईज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही सेंसिटिव होती है। लेकिन पोलराइज्ड लाइट जो होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वहां भी होता होगा, और होता है। होता क्या होगा? होता है। समझ में आ गया? तो इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और पोलराइजेशन के बहुत सारे तरीके बताए, एक लॉ ऑफ मेलस बताया, उसमें नई चीज बताई, एक दूसरा बताया फिर स्कैटरिंग से लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, पोलरॉइड को यूज कर सकते हैं पोलराइज करने के लिए, और दूसरा एक ब्रिस्टर लॉ बताया, रिफ्लेक्शन से लाइट पोलराइज हो जाता है, स्कैटरिंग से तो बताया होता है। अब इसके बाद देखो डेली लाइफ में, यानी देखो एक वाइब्रेशन को रोक देना, एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना, एक डायरेक्शन में पास कर देना, इंटेंसिटी हाफ हो गई, ठीक। अब क्या है इसमें कि डेली लाइफ में हम कई जगह पोलराइज लाइट को यूज करते हैं, यानी कि पोलरॉइड यूज करते हैं, पोलराइजर यूज करते हैं, यानी क्योंकि हमें पोलराइज लाइट चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे गाड़ी के शीशे होते हैं, फ्रंट शीशे, विंड शील्ड्स बोलते हैं जिनको, है ना, विंड शील्ड्स का आपने देखा होगा, कहीं भी टूट जाता है शीशा, एक्सीडेंटल स्पॉट आपने देखा होगा, कहीं मान लो बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपको दिख गया, तो वो ग्लास जो होते हैं क्या नॉर्मल जैसे टूटते हैं क्या? वो नहीं टूटते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। तो क्या होता है, वो उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बनाते हैं, जिसमें से पास एक्सिस बन जाती है, तो पोलरॉइड की तरह काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब जो इसका मतलब जो विंड शील्ड होता है व्हीकल्स का, वो भी पोलरॉइड जैसे होता है, पोलराइजर जैसा होता है। क्या कर देता है? लाइट को पोलराइज कर देता है। सामने से लाइट जो आ रही है, ड्राइवर के पास जो लाइट आएगी थोड़ी सी रिड्यूस्ड इंटेंसिटी होके आएगी, हाफ हो जाएगी लगभग मान लो, तो उसकी आंखों पर ग्लेजिंग नहीं होगी, उसकी आंखें चौंधियाएंगी नहीं। रात को अगर लाइट आती है ना, फैल जाती है, नॉर्मल लाइट होगी फैल जाएगी, तो फैलेगी नहीं, स्मूथली उसकी आंखों पर आइज पड़े लाइट आएगी, तो उसका ज्यादा दूर तक देख सकता है, सही से देख सकता है, ग्लेजिंग नहीं होगी उसकी आंखों पे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो विंड शील्ड बना होता है।
सन ग्लासेस, रेबेन के होते हैं चश्मे, बड़े महंगे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं वो? पोलराइड होते हैं। और भी कंपनीज के जो होते हैं, जो सन ग्लासेस होती हैं वो पोलराइड की बनी होती है, वो भी यही काम करती हैं, है ना। इसी तरह से जो आगे मोबाइल्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, जो महंगे महंगे मोबाइल्स हैं सब, उनके भी जो स्क्रीन होते हैं वो भी पोलराइड्स होते हैं। जो टेलीविजन होता है आपका, या कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनकी जो स्क्रीन होता है वो भी पोलराइड से होती है, जिससे कि लाइट जो है, जो व्यूअर है जो देख रहा है उसको, है ना, वो उसके पास भी कम लाइट आए तो उससे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारे जो मतलब बेसिकली यूजेस हैं किसके? पोलराइड के या पोलराइजर के, या इसी फिनोमेना की वो एप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं। तो ये मैंने आज आपको पोलराइजेशन की बातें बताया और पोलराइजेशन समझाया कि पोलराइजेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि पोलराइजेशन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो क्या करना है? वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दोस्तों को भी सिखाना है।